बच्चों, सभी मजे में। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में मदद करेगी। आज का लेक्चर बड़ा खूबसूरत होने वाला है, तो इस खूबसूरत लेक्चर के लिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ तैयार हो जाइए। देखिए, फिर मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूं जहां से हम शुरू हुए थे। हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेट फाई एक्स बी अ प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ a function fx defined over the interval ab that is, देखो इसी लाइन का मतलब था कि फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देन वी डिफाइन, देखो हमने इसी से डेफिनेशन बनाई थी कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स ए टू बी। इसे ही हमने ऐसा लिखा था फाई बी माइनस फाई ए। यह हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। इसके बेस पर हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। पर अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को समझ लें तो कई बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। तो देखना, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। कहने का मतलब यह है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें एक वेरिएबल की जगह कोई सा भी वेरिएबल रख दिया जाए, इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को साइलेंट वेरिएबल कहते हैं। बेहद सिंपल प्रूफ देखो इसका। देखना, यहां देखो इसको, फ्रॉम 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाई डैश टी इज इक्वल टू एफ टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। अरे हम एक्स की जगह कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते थे। देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू ऐसा बना सकते हैं फाई टी ए टू बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाई बी माइनस फाई ए। जरा नंबर 2 और 3 को कंपेयर करके देखो तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी लिखा जा सकता है। ऑन कंपेयरिंग 2 and 3 वी गेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। माने जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं। जरा प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। वर्डिंग में कहें तो लिमिट इंटरचेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। मैंने अगर इन दोनों लिमिट को आपस में बदल दिया जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही बनी रहेगी, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका प्रूफ देखो, देखना, यहीं से चलते हैं। फ्रॉम 2
इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं फाइव एक्स बी टू ए। अब हमारे पास अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं फाइव ए माइनस फाइव बी। जरा इसी को देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस फाइव बी माइनस फाइव ए। देखो तो फाइव बी माइनस फाइव ए तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स था, तो माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। Therefore, a to b f x dx is equal to minus integral b to a f x dx। बोलो इजी है, कर पाओगे? हर प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देंगे। जब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे डेफिनेट इंटीग्रल का, तो फिर से इन प्रॉपर्टीज को समझाएंगे कि उस ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ये प्रॉपर्टीज किस तरह से प्रूव होती हैं। अभी तो हम एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन लेकर इन्हें प्रूव कर रहे हैं। चलिए ऐसा थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to a f x dx is equal to इंटीग्रल 0 to a f a minus x dx। माने ये प्रॉपर्टी हमें समझाती है कि अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट कर कर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी जगह यूज होती है कि इसे किंग्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी? किंग्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। ना जाने कितनी जगह यूज होगी। देखो इसका प्रूफ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a माइनस एक्स dx। जरा a माइनस एक्स को t पुट कर दो तो put a minus x is equal to t, therefore minus dx is equal to dt, therefore dx is equal to minus dt। देखो वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी बदलेगी। जरा न्यू लिमिट फाइंड करते हैं। When x is equal to 0, ध्यान दो तो t की वैल्यू a बन चुकी है। When x is equal to a, तो देखो t 0 बन गया है। मैंने t कहां से कहां तक बदला, तो लिख दे a to 0। Therefore I is equal to इंटीग्रल a to 0 ft dx की जगह माइनस dt। देखो सेकंड प्रॉपर्टी ने हमें सिखाया था कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। तो यह बन गया 0 to 1 ft dt बाय t2 लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ने हमें सिखाया था कि इस वेरिएबल की जगह कोई सा भी वेरिएबल लिखा जा सकता है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 fx dx बाय p1। बोलो therefore 0 to a fx dx is equal to 0 to a fa minus x dx। कई जगह यूज होने वाली प्रॉपर्टी, अच्छी तरह से गोट लेना है। अभी हम दो चार हल्के फुल्के क्वेश्चन लेंगे जिनसे इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ सको। तो हम मिटा दें साहब, सीख गए इन तीन प्रॉपर्टीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 1, देखो बढ़िया क्वेश्चन। द बीटा फंक्शन
कैपिटल बी एम कॉमा एन, देखो ये स्मॉल बीटा ऐसा लिखा जाता है, कैपिटल बीटा ऐसा लिखा जाता है, बी जैसा, इज डिफाइंड एज बी एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx m comma n greater than 0. Prove that bm comma n is equal to bn comma n. मैंने कहने का मतलब क्या कि बीटा फंक्शन m और n में सिमेट्रिक होता है। देखो वास्तव में ये इस प्रॉपर्टीज का एक एप्लीकेशन ही है, जरा देखना। वी हैव बी एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर m minus 1 minus x रेज टू द पावर m minus 1 dx। जहां कहीं भी 0 से लेके a दिखे, बिना सोचे समझे इस प्रॉपर्टी को लगा दो। वी नो दैट, बार बार लिखोगे अपने आप याद होते जाएंगी। 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। देखना हमारे पास एक ही जगह 1 है, मतलब हमें जहां कहीं भी x आया है उसकी जगह 1 minus x लिखना है। Therefore bm comma n is equal to 0 to 1 x की जगह लिखना है 1 minus x, x की जगह लिखना है 1 minus x। dx में नहीं लिखना है, नहीं तो dx में भी लिख दो। क्या यहाँ dx में x की जगह a minus x लिखा है? नहीं तो बोला सर ने ऐसा किया है, हम तो सब जगह कर देंगे। इज इक्वल टू 0 to 1 minus x की पावर m minus 1, देखो ये बन गया x रेज टू द पावर n minus 1 dx। क्यों ना हम इस x रेज टू द पावर n minus 1 को पहले लिख लें और जरा इससे कंपेयर करके देखें। दिख रहा जहाँ m है वहां n है, जहाँ n था वहां m है, तो यह बन गया बी एन कॉमा m बाय 1। बोलो तो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं कि बी एम कॉमा एन इज इक्वल टू बी एन कॉमा एम है। बोलो बढ़िया लगा क्वेश्चन। ऐसा एक और क्वेश्चन देखें, चलो। Evaluate integral 0 to 1 x 1 minus x raised to the power n dx। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर ऐसा इंटीग्रल करना चाहोगे तो पहले इसका एक्सपांशन करना पड़ेगा। n plus 1 टर्म में बनेगी, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रल करोगे, फिर लिमिट रखोगे, शाम से सुबह हो जाएगी। और प्रॉपर्टी देखो पढ़ते ही क्यों है। लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 x 1 minus x रेज टू द पावर n dx। फिर से जहां कहीं 0 से लेके a जैसी लिमिट लिखे, बिना सोचे समझे इसे लगा दो। वी नो दैट, बार बार बोल रहा हूं कि जितनी भी बार प्रॉपर्टी यूज हो लिखो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। फिर से देखो हमें x की जगह 1 minus x लिखना है। Therefore I is equal to 0 to 1 minus x, x की जगह लिखना है 1 minus x। लिख सकते हैं ऐसा। जरा इसको देखो तो यह बन गया 1 minus x, यह अकेला x। इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो
बोलो, अब तो इंटीग्रल बहुत आसान है। x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 0 to 1। अपर लिमिट रख दो 1 तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। लोअर लिमिट पे दोनों के दोनों 0। एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लो। 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 2। क्या एक्सपांशन करना पड़ा? क्या n प्लस 1 टर्म में लिखनी पड़ी? तो प्रॉपर्टी बनी हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए। जरा एक और क्वेश्चन देखो तो। कई बार बोर्ड में आया। इवेल्युएट 0 to pi upon 2 sin x upon sin x plus cos x dx। इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक मुश्किल क्वेश्चन। या न्यूमेरेटर को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ता था, उस वीडियो को देखना। पर लिमिट लग जाने से ये कितना आसान हो जाएगा देखो। तो लो इसे मान लेते हैं कि i है। लेट i इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। फिर से बोल रहे हैं, जहां कहीं भी लिमिट 0 से लेके a दिखे, बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी यूज करो, बार बार लिखो। वी नो दैट। क्या जानते हो कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें x की जगह सीधा साधा पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना है। Therefore I is equal to 0 to pi upon 2 sin pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x dx। देखना 11th में फार्मूले थे कि sin pi by 2 minus x cos x था, cos pi by 2 minus x sin x था। बोला था कि नहीं? Therefore I is equal to लिख दें 0 to pi upon 2 cos x upon cos x प्लस sin x dx। इसे नंबर 2 लिख दो। जरा 1 और 2 के डिनोमिनेटर को गौर से देखो, सेम है। तो क्यों ना 1 और 2 को ऐड कर दें? कर दो तो on adding 1 and 2 we get, बोलो i में i को ऐड करोगे तो 2i लिख सकते हो कि नहीं? जरा देखना तुम, इनको जब ऐड करोगे तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए। बोलो कोई तकलीफ पड़ी क्या? हटा दें इससे। तो ये 0 to pi upon 2 dx। सीधा साधा इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं x 0 to pi upon 2। तो 2i इज इक्वल टू बन गया pi upon 2। तो बोलो i इज इक्वल टू pi upon 4 लिख दें। देखो इंडेफिनेट में ये बेहद ही टफ क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज की मदद से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखें, लिखो तो जरा इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to pi upon 2 dx अपॉन
1 प्लस रूट 10x। एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में कई बार आया। तो लेट I इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 dx upon 1 plus root 10x। बोलो रूट 10x को रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x लिख दें। देन I इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 dx upon 1 plus रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x। रूट कॉस x को जरा एलसीएम बना लो तो यह I इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 रूट कॉस x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। देखो तो कोई पिछला सवाल जैसा तो नहीं बनते दिख रहा, बस एक रूट ही तो लग गया। फिर से प्रॉपर्टी लिखो, बट इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa minus x dx। Therefore I is equal to 0 to pi upon 2 under root cos pi by 2 minus x upon under root sin pi by 2 minus x plus under root cos pi by 2 minus x dx। अब निवल लिखेंगे हम कि cos pi by 2 minus x sin x होता है। ये तुम्हें लिखना है बार बार, हम तो जिंदगी से ही ये लिखते आ रहे हैं। तो साहब ये बन गया रूट साइन x। देखना ये रूट कॉस x प्लस रूट साइन x dx। जरा फिर से क्या करोगे, 1 और 2 को ऐड कर दें। On adding 1 and 2 we get अब नैबत लिखेंगे पूरे स्टेप, ये 0 से लेके पाई अपॉन 2 dx इज इक्वल टू x 0 to पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। Therefore I is equal to पाई अपॉन 4। अच्छी तरह से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना लिखने में तकलीफ हो तो। उम्मीद है आज का शो पसंद आया होगा। अगले शो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।